कितनी प्यारी ये किलकारी है ना, कितनी सुंदर ये शुरुआत है अमित। हर घर का सबसे प्यारा सपना है बच्चे की पहले रोने की आवाज, पहली किलकारी, पहली मुस्कान और माँ बाप की उंगली पकड़कर पहला कदम। लेकिन इसी खूबसूरत सफर के पीछे एक ऐसी हेल्थ इमरजेंसी छिपी हुई है जिस पर आज भी खुलकर बात नहीं होती। बिल्कुल मीनाक्षी, जबकि भारत में मां बनना अब पहले से ज्यादा सेफ है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो घटा है। ये 89% से ज्यादा डिलीवरी अस्पतालों में हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या माताएं मानसिक रूप से भी उतने ही सुरक्षित हैं? आंकड़े तो कहते हैं देश में करीब 22% महिलाएं प्रेगनेंसी या बच्चे के जन्म के बाद गंभीर मानसिक तनाव से गुजरती हैं। और ये तनाव कई शक्लों में सामने आता है। कहीं हर वक्त खुश रहो का दबाव है, कहीं परफेक्ट मां बनने का प्रेशर है, कहीं डिलीवरी के दर्द का डर है, तो कहीं ब्रेस्ट फीडिंग ना करा पाने का गिल्ट है। यही वजह है कि कई महिलाएं अपनी असली तकलीफ छुपाने लगती हैं और धीरे धीरे चिंता, थकान और इमोशनल डिस्कनेक्ट में चली जाती हैं। अब डिलीवरी के बाद बेबी ब्लूज आम है, थकान, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी। लेकिन अगर यह हालत कई हफ्तों तक बनी रहे, मां बच्चे से दूरी महसूस करे, परिवार से कटने लगे या फिर अंदर से टूटने लगे, तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। और इसे नजरअंदाज करना और इसे ना समझना दोनों के लिए खतरनाक है। बात आप ठीक कह रहे हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन अब ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर चर्चा नहीं हो रही है। धीरे धीरे करके माएँ खुल रही हैं, कम से कम एक माँ दूसरी माँ से बात कर रही है। मामला केवल डिलीवरी के बाद का नहीं है। आज कई न्यू कपल्स के सामने माँ बाप बनने की राह भी मुश्किल हो रही है। देर से शादी, देर से फैमिली प्लानिंग, करियर का तनाव, खराब खान पान, प्रदूषण और भागदौड़ भरी जिंदगी, ये सब फर्टिलिटी पर असर डाल रहे हैं। बिल्कुल, महिलाओं में पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स, थायराइड, हार्मोनल गड़बड़ी बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर ये बात केवल सामाजिक दबाव की नहीं है, ये शरीर के अंदर चल रहे बड़े अलार्म की भी है। इसलिए आज की सबसे जरूरी बात यही है कि शर्म छोड़िए, स्क्रीनिंग करवाइए। देरी नहीं, सही इलाज जरूरी है। और मां बनने के सफर में केवल बच्चे की सेहत नहीं, मां के शरीर और मन दोनों की सेहत भी बहुत जरूरी है। और इसमें योग, प्राणायाम, आयुर्वेद और सही लाइफस्टाइल सबसे बड़ा मददगार साबित हो सकती है। लेकिन करना क्या होगा, कैसे अपने आप को फर्टाइल बनाए रखना है, हेल्दी और हैप्पी बनाए रखना है, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आज हम अकेले नहीं, हमारे साथ पूरी मातृशक्ति है। और ये मातृशक्ति की वंदना और मातृभूमि की वंदना, ये हमारा मूल स्वभाव, मूल प्रकृति रही है। ये हमारी संस्कृति का एक सनातन शाश्वत सत्य भी है। और यदि माताएं योग करेंगी, खुद भी स्वस्थ रहेंगी और उनकी जो संतानें होंगी, क्योंकि माँ ही जननी है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, इस धरती पर जो कुछ भी दृश्यमान है उसका जन्म तो माँ से ही होता है। इसलिए माँ को हम नारायणी कहते हैं, भगवती कहते हैं। और माँ यदि स्वस्थ होगी तन से, मन से, चित्त से, चेतना से, तो बच्चे भी स्वस्थ, उनकी संतानें भी स्वस्थ होंगी। और ये तो मीनाक्षी जी आपने खुद करके दिखाया। जिस दिन संतान हो रही थी उससे पहले दिन तक, और जिस दिन हो गई उस दिन भी योग कर रही थी। इसको कहते हैं योगी माँ। योगिनी हो माँ, योगी हो पिता, तो फिर तो संसार में ये रोग भोग का सारा झमेला ही खत्म हो जाए। तो अब इधर भी हमारी योगिनी सन्यासिनी बहनें हैं, इधर हमारी योगिनी मातृशक्ति है और इधर हमारे योगी भाई हैं। तो आज हम एक बड़े समूह के साथ योग कर रहे हैं मीनाक्षी जी। और हाँ, इसका प्रारंभ तो हर दिन योगिक जोगिंग से, सूर्य नमस्कार से, पावर योग से करते हैं। और इधर एडवांस योग भी आज तो हमारी श्रद्धामयी सन्यासिनी बेटियां मेरे साथ करिए, देववाणी जी, विश्वती जी। और हाँ, जिससे जितना बन पाए सहजता के साथ बस
करते जाना है। और जब करेंगे, योग जब जीवन में होगा, जी कोई रोग, कोई अंधेरा लेश मात्र भी शेष रह ही नहीं सकता। स्वामी जी, बहुत ही उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ आज के योग सत्र की शुरुआत हुई है। मैं विशेष तौर पर आज महिलाओं का विषय इसलिए लेकर आई हूं आपके सामने कि आज आपके साथ बहुत सारे योग करने वालों में माएँ भी हैं, वो लड़कियां भी हो सकती हैं जो माँ बनना चाहती हैं, वो तमाम दर्शक जो आज महिला दर्शक हमें देख रही हैं, उनके लिए विशेष तौर पर आज का कार्यक्रम है। स्वामी जी, जो महिला भविष्य में माँ बनना चाहती है तो हेल्दी और फर्टाइल बने रहने के लिए उसे अपनी दिनचर्या, अपना खान पान, अपना योगाभ्यास, एक ऐसा रूटीन बनाना होगा जहां पर उसका शरीर, उसका हार्मोनल बैलेंस, सब कुछ संतुलन में रहे। पीरियड्स हो, हार्मोनल तनाव हो, ये फर्टिलिटी पर जो है तुरंत असर डालता है। तो स्वामी जी, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए? तो एक वाक्य में पूरा योग दर्शन और पूरा जीवन दर्शन और माताओं की दृष्टि से पूरा मातृत्व का पूरा दर्शन कह रहे हैं हम कि जो जितना हम ये कर रहे हैं उतना भी न कर पाए योगिक जोगिंग आदि, कोई बात नहीं, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हो जाए तो कर ले ऐसे ऐसे सब, और ना हो तो कोई बात नहीं। सूक्ष्म व्यायाम कहीं से तो शुरुआत करेंगे ना। सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें, और जो है सूक्ष्म व्यायाम करके, प्राणायाम करके, थोड़े थोड़े सहज आसन करके, ध्यान करके, योग और योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, जीवन, योग मूलक दृष्टि, योग मूलक कृति, इतना भी जीवन में हो जाए ना। और यदि सूर्य नमस्कार बन पाए तो सूर्य नमस्कार करना चाहिए। और हाँ, चलो बेटियों, आप तो सब सूर्य नमस्कार करो। मेरे दाहिनी ओर सभी हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें हैं और मेरी दाहिनी ओर एक बड़ी संख्या है महिलाओं की। सूर्य नमस्कार करने से तो पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। और यदि कोई सूर्य नमस्कार ना भी कर पाए तो खाली ताड़ासन भी कर ले तो उससे भी गुजारा हो जाता है। यहाँ से तो शुरुआत करें, ताड़ासन से या सूर्य नमस्कार से। और हाँ, जिनसे एडवांस योग हो पाए तो जैसे मैंने कहा, मेरे साथ भी यहाँ पर हमारी श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें कर रही हैं, ऐसे करो। और यदि कोई शीर्षासन से शुरुआत कर सके, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहां से शुरुआत कर ली, पहले दीवार के साथ, बाद में बिना दीवार के, ऐसे हो जाता है। देखो, ये ऐसे, ये हो गया शीर्षासन। जिसने शीर्षासन कर लिया ना, वो तो शीर्ष पर पहुंचेगा ही। शीर्षासन, सर्वांगासन, हाँ ऐसे शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। और चलो बेटियों, आप तो पूर्ण चक्रासन करो, चक्रासन। अब देखो, जिनसे चक्रासन ना हो वो कम से कम उष्ट्रासन ही कर ले। चलो बेटियों, आप सब उष्ट्रासन करो। जो नीचे ऐसे, ये लो उष्ट्रासन हो गया। वैसे हमारी बेटियां तो पूर्ण उष्ट्रासन भी कर देती हैं। अब पूर्ण उष्ट्रासन के लिए तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है। पूर्ण ना भी हो तो करो तो सही कुछ। हाँ, अब देखो, इधर पूर्ण उष्ट्रासन भी हो रहा है और उष्ट्रासन भी हो रहा है। आप आगे झुको, कुछ आगे झुकने वाले, कुछ पीछे झुकने वाले, कुछ फॉरवर्ड बेंडिंग वाले, कुछ बैकवर्ड बेंडिंग वाले अभ्यास किए। सुबह उठते ही वैसे प्रारंभ करें, उछप्पान से आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि। जिनको हीमोग्लोबिन कम है, अब जैसे प्रशांत एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, हीमोग्लोबिन डाउन आ गया किसी को, किसी भी कारण से,
माइनर थैलीसीमिया हो, हीमोग्लोबिन डाउन हो, मैं तो रोज यहाँ पर देखता हूँ। तो व्हीट ग्रास, एलोवेरा, अनार, गाजर, चुकंदर, उसमें थोड़ा सा मुनक्का, खजूर, अंजीर भी और मिला दो, क्या जबरदस्त रेसिपी बन जाती है। किसी का भी हीमोग्लोबिन डाउन नहीं रहेगा। और माताओं बहनों में ज़्यादातर में, क्योंकि हर महीने मंथली में ब्लड लॉस होता है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। किसी भी तत्व की हमारे जीवन में कमी नहीं रहनी चाहिए। मंडूकासन, योग मुद्रासन एक अनुष्ठान की तरह करो। तो भोर में, प्रभात में, ब्रह्म मुहूर्त में ये योग वेला है, योग करें और योग मूलक कुछ रसपान। जिनका हीमोग्लोबिन कम है वो ये पी लें, जो अभी बताया मैंने। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गाजर, चुकंदर, अनार का जूस, थोड़ा मुनक्का, खजूर, अंजीर के साथ। हाँ, 1 ग्राम शतावर तो माँ बहन बेटियों को ले ही लेना चाहिए। किसी भी कारण से कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, जेनेटिक रीजन से और कोई अलग अलग प्रकार की परिवेश परिस्थितियों के कारण से 10 मूल का काढ़ा या खाने के बाद 10 मूल अरिष्ट पीना, वो अटपटा भी नहीं लगता, पीने में भी स्वादिष्ट होता है, दिक्कत नहीं आती। और हमने एक औषधि बनाई, नारी कांति वटी। और यदि किसी को किसी भी कारण से, हार्मोनल इम्बैलेंस से, थायराइड से, ओबेसिटी से, वात पित्त कफ त्रिदोष के असंतुलन से, विशेष करके पित्त दोष के बढ़ने से इनफर्टिलिटी आने की संभावना है, तो संतति सुधार, तो इतना कर ले, अंकुरित ले और सादा आहार, सात्विक आहार ले। और अधिक आसन न कर पाए तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, इतने सहज आसन कर लें तो जिंदगी में कभी भी मासिक धर्म की समस्या, मंथली की प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। यदि किसी को थायराइड आदि है तो सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, उष्टासन, सिंहासन, उज्जाई आदि प्राणायाम कर लिया तो थायराइड भी कंट्रोल ही नहीं, पूरा क्योर हो जाता। थोड़ा थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ और दे देते हैं और थायराइड का ही पॉइंट दबा देते हैं। ये अंगूठी के नीचे मीनाक्षी जी, ये थायराइड का पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये इनफर्टिलिटी का है। ये लो, ये पॉइंट, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसलिए माताएं बहनें हाथों में, अब ये कुछ बेवकूफ़ लोग, हमने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। चूड़ियाँ कोई कमजोरी का प्रतीक नहीं है, वो तो हमारी जीवन पद्धति का हिस्सा है। माताएं हाथों में चूड़ियां, पुरुष कड़े आदि पहनते थे, वो उनके पौरुष को और मातृत्व को बरकरार रखता था। हाथों में कलावा आदि पहनते हैं, ये सब भी इसके पीछे का एक विज्ञान ना समझ करके ऐसे ही कुछ बावले लोग कुछ कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, उसकी बात तो अलग है। लेकिन माताओं बहनों के जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी यदि योग मूलक जीवन, योग मूलक जो जीवन पद्धति है, हमारे पुरखों ने जो हमें जीवन की राह दिखाई उसको अपना लिया तो जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। मीनाक्षी जी, बात बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। इसलिए अलग अलग संस्कार होते थे जिसमें कान छिदवाना, नाक छिदवाना, ये सारे संस्कार एक्यूपंक्चर का ही और एक्यूप्रेशर का ही काम करते थे। महिलाओं में बढ़ता हुआ मोटापा आज इनफर्टिलिटी की एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। पेट और कमर पर जमा हुआ फैट, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इरेगुलर पीरियड्स और फिर ओव्यूलेशन में गड़बड़ी, ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और कई बार केवल वजन कम करने से कैसे ये सब कुछ एक के बाद एक चेन रिएक्शन में ठीक हो जाता है। स्वामी जी, योग और आहार अनुशासन सब समझाएं। ये बहुत जरूरी है। अब देखो, हमारे जैसे ये योगिनी बेटियां यहाँ पर योग कर रही हैं, इनको तो मोटापा छू भी नहीं सकता है। मोटापा आता है, बेचारा चक्कर काट के चला जाता है, वो देववाणी में घुस ही नहीं पाता। बोले भैया अपनी यहाँ जगह है नहीं। जो मोटे मोटे होते हैं वो बेचारे रात को सोते हैं तो पता लगा 70 के थे, सुबह उठते उठते 71-72 के हो गए। बोले ये मेरे साथ क्या हो गया? तो ये कर लो। तो जो योग करेंगे उनको रोग छू ना पाएगा। बाकी तो ये बीमारियां बाट देखती रहती हैं।
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। घटी। पता लगा ये रातों रात 1-2 किलो बढ़ गया, फिर दूसरे दिन जद्दोजहद चालू हो जाती है। ये करो। हाँ, ओबेसिटी, ये इनफर्टिलिटी का भी कारण है। ओबेसिटी ये डायबिटीज का भी कारण है, बीपी का भी कारण है, हार्ट प्रॉब्लम का भी कारण है, और अब तो ये वैज्ञानिक प्रमाणों से भी ये तथ्य स्थापित हो चुका है कि एपोप्टोसिस भी गड़बड़ होता है, कैंसर का भी कारण है। तो बीपी, शुगर से लेकर के और हार्ट की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसे रोग होने की संभावना, मात्र ये 5 अभ्यास कर लिए ना, और बैठ करके 2, चलो बेटियों एडवांस योग तो तुम्हारा बहुत हो गया। अब इतना योग देख करके कोई डर न जाए भाई, ये योग करना पड़ेगा। तो अर्धलासन, पादहस्तासन, द्विचक्रिका आसन करो जी विश्वती जी आप तो, और भुजंगासन करो जी देववाणी जी आप, भुजंगासन और शलभासन। तो योग को देख करके, योगी को देख करके दूर से ही रोग भाग जाते हैं भाई, अपनी पार नहीं पड़ेगी। हाँ, यहाँ से भागो रे भाई, या ये सही जगह नहीं, गलत एड्रेस पकड़ लिया। तो जो योग करेंगे रोग उनसे कोसों दूर रहेंगे। अब क्यों मीनाक्षी जी, सैकड़ों नहीं हजारों कोस दूर रहते हैं जो योग करने वाले हैं उनसे। बात तो बिल्कुल ठीक है स्वामी जी, जब शरीर में जगह ही नहीं होगी फैट चढ़ने की, सर्वासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, तो फैट भी दूर से गुड बाय कहकर चला जाएगा। स्वामी जी, मैं फिर से एक ऐसा विषय ले रही हूँ जिसमें कई बार महिलाओं को ये लगने लगता है कि वो अगर माँ नहीं बन पा रही हैं तो ये उनकी किस्मत है, और ये देरी सिर्फ किस्मत की वजह से है, जबकि होना ये चाहिए कि आपके शरीर में अगर कोई कारण है तो उसे आप डिटेक्ट करें और फिर उसे खत्म करें। उम्र बढ़ना, एग क्वालिटी का कम होना, थायराइड, डायबिटीज, मोटापा, क्रॉनिक इन्फेक्शन या पेल्विक दिक्कतें, स्वामी जी कौन सी ऐसी बॉडी कंडीशन है जो सीधे सीधे इनफर्टिलिटी का कारण बनती है? क्योंकि आजकल मॉडर्न विमेन कुछ गलतियां तो ये कर रही हैं कि वो देर से कहीं कुछ लोग कहते देर हैं से मां बनती हैं, तंत्र करा दिया, कुछ मंत्र करा दिया कुछ कहते हैं हमारी कोख इसने बांध दी। इतनी बावड़ी बावड़ी बातें करते हैं लोग। हमारी तो किस्मत खराब है, हमारे तो ग्रह नक्षत्र खराब हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रकृति परमेश्वर ने सबको मातृत्व का सामर्थ्य प्रदान किया हुआ है। माताओं को मातृत्व का, पुरुषों को पुरुषत्व का सामर्थ्य नैसर्गिक रूप से दिया हुआ है। बस एक ही बात है, निसर्ग के साथ जुड़ो, प्रकृति के साथ जुड़ो। माताओं बहनों में इनफर्टिलिटी का एक मुख्य कारण है उनके यूट्रस में फाइब्रोइड्स होना, ओवरी में सिस्ट होना, पॉलीसिस्टिक ओवरीज पीसीओडी होना, मंथली का ठीक से ना होना, और उसमें कई बार कारण हो जाता है फिर थायराइड भी, और जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा ओबेसिटी भी उसमें एक कारण हो जाता है। कई बार सब कुछ ठीक होता है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल, ना यूट्रस में फाइब्रोइड्स, ना ओवरी में सिस्ट है, ना पीसीओडी है, और मासिक चक्र भी ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी नहीं होते, जो है वो मातृत्व के सामर्थ्य को प्राप्त नहीं होते। तो क्या करें? पित्त बढ़ा हुआ होता है, तो पित्त के प्रशमन के लिए तो मोती पिष्टी बेस्ट है। मैंने देखा, चलो सीधे लेट जाओ, सभी लेट जाओ सीधे। हाँ चलो बेटियों, आप भी हमारे साथ साथ अब मरकट आसन करो। ये बड़ा जबरदस्त है, बहुत रिलैक्सिंग भी है। हाँ, पित्त बढ़ने से तो मोती पिष्टी, शीशम, पीपल, दूर्वा, दूधी घास आदि का प्रयोग अप्रतिम है। और वैसे भी आजकल तो गर्मियाँ हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर जो है प्रेगनेंसी ठहरती है शीतकाल में, चाहे वो माताओं की बात हो या किसी भी प्रकार से जीव सृष्टि में ऐसा होता है। तो ये आनुकूल्य होता है शीत ऋतु में, तो इसलिए पित्त की वृद्धि भी एक कारण बन जाता है। कई बार सब रिपोर्ट नॉर्मल है, तो यदि
कहीं सिस्ट है शरीर में, यूट्रस में, ओवरी में, और पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं तो सिस्टोग्रिड काचनार वृद्धिवाधिका का प्रयोग करें। सिस्टोग्रिड खाली पेट, काचनार वृद्धिवाधिका खाने के बाद। सामान्य रूप से मैंने कहा शतावरी का प्रयोग नारी कांति वटी संतति सुधा, पहले हम शिवलिंगी पुत्र जीवक बताया करते थे। शिवलिंगी पुत्र जीवक का पाउडर, दशमूलारिष्ट, दशमूल का क्वाथ आदि, और सुबह सुबह हाँ खाली पेट फल घृत का प्रयोग। तो किसी भी कारण से किसी का ओवम पुष्ट नहीं है तो शतावरी से, संतति सुधा से, नारी कांति आदि वटी से वो पुष्ट हो जाएगा। और जितने भी अभी मैंने कारण बताए इसके अलावा और कोई कारण है ही नहीं। और यदि किसी का वास्तविकता के साथ यदि कोई प्रारब्ध दोष है तो वो भी भगवान के आराधन से, भगवान की भक्ति से, तो भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक योग करने से यदि कोई क्योंकि प्रारब्ध दोष इस रूप में तो होता है, जीवन इस जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतरों की यात्रा है। जीवन तो अनादिकाल से चल रहा जीवन का प्रवाह है, अनंत काल तक चलने वाला है। तो यदि किस कारण से कोई प्रारब्ध दोष भी होगा तो वो कट जाएगा, हट जाएगा। बस सकारात्मक योग करते समय भी भगवत स्मरण करें और गुरु हरि की शरणागति लें। देखो स्वामी जी, ऐसे सकारात्मक जीवन जितने शैली भी कारण है उन सब का निवारण हो जाएगा मीनाक्षी जी। जी स्वामी जी, मैं भी एक विषय ले लेता हूं क्योंकि ये विषय भी बहुत जी। महत्वपूर्ण है स्वामी जी। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो महिलाएं आजकल स्वामी जी हार्मोनल प्रॉब्लम से काफी जूझ रही हैं, जैसे कि पीरियड्स का गड़बड़ होना, मुहासे, बाल झड़ना, चेहरे पर बाल आना, मूड स्विंग, थकान, वजन बढ़ना, शरीर आखिर किस तरह संकेत देता है कि हार्मोनल बैलेंस बिगड़ चुका है और इसे शुरुआत में कैसे संभाला जाए स्वामी जी? क्योंकि ये महिलाओं के मानसिक जो उनकी स्वास्थ्य है काफी हद तक उस पर असर भी डालता है, प्रभावित करता है। एकदम ठीक कहा मेरे भाई अमित जी। मैं तो आज अंतर्मुखी होकर के ना पूरा आंखें बंद करके योग कर रहा था। मुझे तो लग रहा था केवल मीनाक्षी जी हैं हमारे, और स्वामी जी मैं पालित भी प्रकट हो गए। अंतर्मुक्त होकर मैं आपको सुन रहा था, क्लास लेता हूँ। क्योंकि आप जब बोलते हैं तो स्वामी जी ऐसा लगता है हम सुनते रहें, क्योंकि ये जो ज्ञान की जो बयार बहती है उसमें मुझे लगता है कि जितना हो सके आत्मसात करो उस ज्ञान को। हाँ, एक बात तो ये बताता हूँ पहले अमित भाई, जोर से सुनो जरा। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और बेटियों चलो शीर्षासन करो दोबारा से। हाँ, हमारे तो सभी सन्यासी अभ्यस्त हैं, सब हमारी बेटियां भी अभ्यस्त हैं। शीर्षासन से, सर्वांग आसन से हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाता, अनुलोम विलोम से। बाकी सब अनुलोम विलोम करो। और ये देखो पेल्विक हेल्थ, गट हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटेड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो पेल्विक हेल्थ का, गट हेल्थ का गड़बड़ होना भी, रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटेड डाइजेस्टिव सिस्टम का गड़बड़ होना भी इनफर्टिलिटी का कारण होता। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये सेतुबंध आसन आदि से ये भी अच्छा हो जाता है। और सुनो, कई बार इनफर्टिलिटी का दोष लगाते हैं माताओं पर और वो गलतियां होती हैं। कई बार क्या मैं तो देखता हूँ लगभग 50% उसके कारण पुरुष होते हैं। पुरुष उनको कोई नामर्द ना कह दे, वो अपनी मर्दानगी के चक्कर में सब माताओं बहनों को कोसते रहते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ होगी इसलिए बच्चे नहीं हो रहे। तो भैया जो है, जब भी किसी परिवार में संतान ना हो रही हो तो स्त्री और पुरुष दोनों के मेडिकल चेकअप कराने चाहिए। पुरुषों में भी 3 तरह की खामियां होती हैं। एक स्पर्म की क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी स्पीड, उसकी हेल्थ अच्छी ना होना। दूसरा, उनमें बहुत ज़्यादा, उनमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस होना, ओबेसिटी आदि होना, और उनमें भी जो है एक पिता बनने की, जैसे माताओं में मातृत्व की एक तीव्र अभिप्सा होती है, तो पुरुषों में भी पितृत्व की अभिप्सा होनी चाहिए। और उनके भीतर भी एक प्रभु के प्रति प्रार्थना का भाव होना चाहिए कि प्रभु हमारे कुलवंश को आप ही अब बचाओ, आप ही हमारे कुलवंश की रक्षा करो। तो किसी भी कारण से पुरुषों में जो इनफर्टिलिटी आती है जी, और उसका मुख्य कारण होता है टेस्टिकल्स का हेल्दी ना होना, और उसमें फिर वो स्पर्म की मैंने कहा क्वांटिटी, क्वालिटी, स्पीड, और ये तमाम तरह की, फिर जो है
बचपन की, जवानी की और तमाम तरह की गलत चेष्टाएं, गलतियां, उनसे भी। तो यौवनामृत और यौवन गोल्ड, यौवनामृत से तो उनका स्पर्म का क्वांटिटी, क्वालिटी, स्पीड, और यौवन गोल्ड से उनकी सारी गलतियां वो ठीक हो जाती है। वैसे भी अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, ये कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं। इसमें से कुछ औषधियों के बारे में तो लोग जानते हैं, जो नहीं जानते अब थोड़ा आप रोज सुन सुन करके, रिद्धि वृद्धि जीवक ऋष्वक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली विदारी कंद वराही कंद, ये अश्वगंधा, शतावर आदि पहले आप देखते थे ना सड़क के किनारे कुछ लोग खानदानी दवा खाना, हिमालय न दवा खाना, वो ऐसे सफ़ेद सफ़ेद शीशियों में कुछ ये भर के रखा करते थे। ये कहते थे सब ताकत की दवाइयाँ, और ज़्यादातर लोग वहीं से जा कर के औषधियाँ लेते थे। पहले कुछ लोग सच में जानते भी थे, अब तो मामला सब झमेला हो गया है। तो ये पुरुषों को एक तो ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, हार्मोनल इम्बैलेंस से स्त्रियों में हो या पुरुषों में हो, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने से भी होता है। तो इसके लिए शीर्षासन, सर्वांगासन आदि, और मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा आदि बड़े ज़बरदस्त है इसके लिए। और इतना आसन आदि ना भी हो पाए तो कम से कम अनुलोम विलोम प्राणायाम तो सभी कर सकते हैं। तो चलो स्वामी जी, प्राणायाम के सत्र पर हम आएंगे, लेकिन जो बात अभी अमित ने पीसीओडी और पीसीओएस की उठाई थी, फाइब्रॉइड्स और इसी के साथ साथ एंडोमेट्रोसिस, ये जो समस्याएं, स्वामी जी पहले तो ये बताएं कि आजकल हो क्यों रही हैं। पहले तो हम कभी महिलाओं में इस तरीके के पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम्स नहीं सुनते थे, लेकिन पिछले 10-15 सालों में ये बहुत तेजी से बढ़ी है। पॉलीसिस्टिक ओवरी बोलो, ये क्यों हो रहा है स्वामी जी? हाँ, ये इसलिए बढ़ रहे हैं मेरी बहन मीनाक्षी जी। सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, सिंथेटिक फूड, अलग अलग प्रकार के उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य हमारे सोच में, देखने में, सुनने में, खाने पीने में, बोलने में, व्यवहार में, वाणी में, स्वभाव में उत्तेजनाएं बड़ी आ गई हैं। इसलिए जो कर सकें उनको तो चलो शशकासन और सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन आदि भी हमारी बेटियां इधर मेरे दाएं बाएं और कर रही हैं, हमारे पूज्य सन्यासी भी कर रहे हैं, सबको करना चाहिए। तो ये एक कारण तो इसका हुआ, जो उत्तेजक आहार और बहुत ज़्यादा फैट का प्रयोग, बहुत ज़्यादा शुगर का प्रयोग, बहुत ज़्यादा नमक का प्रयोग, हैवी सोल्ट इनटेक, हैवी फैट इनटेक, और उसमें भी अनहेल्दी फैट, सेचुरेटेड फैट। अनसेचुरेटेड फैट अच्छा होता है, सेचुरेटेड फैट अच्छा नहीं होता है। और फिर लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हमने पूरा जो जीवन चक्र है, जो हमारी दिनचर्या है, काल चक्र है, उसका अतिक्रमण कर दिया है। इसलिए एक चक्रव्यूह में, एक षड्यंत्र में हम फंस गए हैं। इसलिए सही दिनचर्या ये बहुत जरूरी है। और मैं तो देखता हूँ पढ़े लिखे नादान लोग, लिटरेट इडियट, कोई ठिकाना ही नहीं सोने का, जागने का, खाने पीने का, ये ठीक नहीं है। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या को ठीक करना बहुत जरूरी है। ये ठीक हो गया ना, और फिर जैसे मैंने कहा, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, सशकासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, इनका सहज रूप से निष्पादन हुआ तो फिर कोई समस्या नहीं। हम निसर्ग के साथ जुड़े रहेंगे। एक समस्या मैं आपके सामने ऐसे रखती हूँ, तन मन हमारा 100% अच्छा रहेगा। जो हेल्थ इशू नहीं है बल्कि मेंटल इशू है। वो मेंटल इशू कैसे है कि करियर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर कोई करियर बनाना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, प्रोफेशनली ग्रो करना चाहता है, लेकिन स्वामी जी करियर बनाने के चक्कर में लेट मैरिज और उसके बाद लेट फैमिली प्लानिंग, और फिर न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर, फिर तनाव, खराब डाइट और प्रदूषण, ये सब कुछ मिलकर एक ऐसी समस्या पैदा करता है जिसमें कुछ तो वातावरण के कारण है और कुछ ऐसे कारण हैं जो हम खुद पैदा करते हैं। तो स्वामी जी, आज महिलाओं को ये भी समझाने की जरूरत है
कि हाँ। बॉडी की फर्टिलिटी और माँ ये बनने एकदम की एक ठीक सही कहा। उम्र भी होती है। बहुत अर्ली मैरिज वो भी बहुत अच्छा नहीं है, और लेट मैरिज तो बहुत ही खतरनाक है। तो ये जो अब क्योंकि पूरी दुनिया में इसके लिए कानून आदि बन गए, इसलिए हम ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था, 16-18 साल से लेकर के 25-30 साल तक तो जो भी संतान आदि की प्रक्रिया थी उससे पूर्ण निवृत्ति हो जाया करती, फिर उनका पालन पोषण और सब चलता रहता था। अब ये जो लेट मैरिज वाला कार्यक्रम है ना, इसमें तो 3 बड़ी समस्याएं हो गई है। एक तो शरीर में कई प्रकार की जटिलताएं पैदा हो जाती है, क्योंकि मनुष्य मनमानी बड़ी करता है, उसमें स्त्री हो या पुरुष हो। तो ये जो मनमानियों का दौर चलता है, उससे जैसे आपने कहा जो मासिक पूरा साइकिल है मंथली का, वो बिगड़ने से लेकर के पीसीओडी से लेकर के फिर यूट्रस में फाइब्रोसिस, ओवरी में सिस्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत तरह का पूरा जीवन का जो कुचक्र है विध्वंस वो प्रारंभ हो जाता है। और वो बात स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को ही लेकर के है, माताओं को खास करके, क्योंकि पुरुष की तो एक छोटी भूमिका होती है संतान की उत्पत्ति में, उसमें बहुत बड़ी भूमिका, मैं कहूँगा 90 से 99% भूमिका माताओं की होती है। माने कोख में बच्चे की प्रथम उसके आविर्भाव से लेकर के स्पर्म ओवम के मिलन तक बस एक बात पूरी हो गई स्त्री पुरुष की। तो एक्स और वाई के मिलने के बाद फिर उसका जो है पूरा जो विकास क्रम है वो 46 क्रोमोसोम से लेकर के एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, और उससे पूरा एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन का और पूरे जीवन का निर्माण एक बहुत बड़ी प्रक्रिया, इस ब्रह्मांड के बहुत बड़ी घटना है, उसको सामान्य रूप से नहीं लेना चाहिए। तो कोई माँ बन रही है तो मात्र एक बेटा या बेटी को जन्म नहीं दे रही है, वो एक नई सृष्टि का जन्म दे रही है। वो एक ऐसी संतान को धरती पर उतार रही है, और सच में कह रहा हूँ ऐसी महान आत्माएं इस धरती पर जन्म लेने के लिए तरस रही हैं, तड़प रही हैं, लालायित हैं कि कोई तो कोख मिले जिससे हम धरती पर, कहते हैं देवता भी, मुक्त आत्माएं भी, वो ऐसी कोख की तलाश करती रहती है। तो ऐसे अवसर हमें पवित्र आत्माओं को प्रदान करने हैं जो धरती पर जन्म ले सके, और वो स्त्री पुरुष किसी भी रूप में और किसी भी जाति वर्ग समुदाय में, किसी भी कालखंड में और किसी भी देश में, किसी भी परिस्थिति में वो पैदा हो सकती हैं। तो हमें इतनी उत्सुकता, इतनी अभीप्सा और इतने पवित्र संकल्पों के साथ संतानों को जन्म देना चाहिए। और ये जैसे मैंने कहा, सब जगह संतुलन जरूरी है, न तो अर्ली मैरिज न लेट मैरिज, और मैरिज के बाद फिर माँ बनने की जो अभीप्सा है, उसके प्रति गौरव है, उसके प्रति बहुत आदर का भाव है, वो रहना चाहिए। माँ बनूंगी तो बॉडी की शेप खराब हो जाएगी, माँ बनूंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो 2 ही मार्ग है हमारे जीवन में, एक श्रेय एक प्रेय, तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है। और उस हर भाव को बहुत श्रद्धा से हमें स्वीकार करना है। या तो कोई सन्यासी नहीं बन जाए, कोई सन्यासी बन जाए तो हजारों लाखों करोड़ों का जीवन संवार सकता है, और माँ बन करके, पिता बन करके दिव्य संतानों को जन्म दे करके एक व्यक्ति इस पूरी सृष्टि भी कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। अभी भी पूरी दुनिया में एक स्वामी जी, आप टॉप 100, टॉप 1000 लोगों को देखेंगे पूरी दुनिया में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से वो कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और वो सारी भूमि तैयार होती है माँ की कोख से। मेरी बहन स्वामी जी, आपने जो बताया कि प्रेगनेंसी का भी एक सही समय होता है, और उस समय में अगर वो काम किया जाए, जैसे अब पढ़ाई का एक समय होता है, खाने का एक समय होता है, ठीक उसी तरह से प्रेग्नेंट होने का भी एक सही समय होता है। और जब ये सही समय गुजर जाता है, जैसे आजकल मॉडर्न विमेन 35 साल के बाद प्रेगनेंसी प्लान करने पर जब आती हैं, तब मिसकैरेजेस, प्री टर्म बर्थ, हाई बीपी, शुगर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का खतरा बढ़ने की बात कही जाती है। डॉक्टर्स ये महिलाओं को समझा रहे हैं कि फर्टिलिटी विंडो को आप समझिए, और जितनी साफ तरीके से ये बात समझ में आएगी, उतना सही समय पर आप फैसला ले सकेंगे। तो स्वामी जी, ये फर्टिलिटी की सही विंडो क्या है, और ये 35 के बाद फिर जो माँ बनने का सपना देख रही हैं, अब मान लीजिए किसी की ऐसी कोई चुनौतियां रही हों
कि वो मां नहीं बन पाई हूं वो अलग बात है, लेकिन जो चाहकर 35 के बाद कोशिश कर रही हैं उनके लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है। तो ये देखो, अपने शरीर को तो संभाल के रखना ही पड़ेगा, इसलिए अपने शरीर को संभाल के रखिए, अपने तन को मन को संभाल के रखिए, अपने भीतर एक जो वैचारिक भाव चेतना है उसको हमेशा ऊंचा रखिए, हायर कॉन्शियसनेस में जिए। फिर जो आपने बात बताई उसका समाधान हम दे देते हैं। ये सच है, कई बार कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं कि लेट मैरिज भी हुई और फिर जो है हमें मातृत्व में अपने आप को ढालना है, तो उसके लिए फिर दशमूल का काढ़ा पिए। मैंने कहा संतति सुधा लें, नारिकांति वटी लें, प्राणायाम का अभ्यास करें, कपालभाति ही कर लें, आधा आधा घंटा अनुलोम विलोम कर लें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि कोई समस्या भी आई तो हर समस्या का समाधान है, ऐसा नहीं है संसार में समस्याएं हैं और समाधान ना हो, तो हर समस्या का समाधान है, वो समाधान भी हम बताते जा रहे हैं। और हाँ, प्रेगनेंसी के बाद तो ये उत्तम समय तो 18-20 से लेकर के 30 और अधिकतम 35 तक का ही है। फिर भी किसी ने शादी की है 30-32 में, 35 में, तो भी माँ बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अब फिर उस समय कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आते हैं, फिर बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, उसके लिए एलोपैथी की दवाई लेंगे तो माँ और बच्चे दोनों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो एलोपैथी की कोई भी दवा, अब प्रेगनेंसी के दौरान यदि कोई बीपी की दवा लेंगे, शुगर की दवा लेंगे, तो बच्चे के स्वास्थ्य पर बहुत खराब प्रभाव पड़ेगा और उसका डीएनए गड़बड़ हो जाएगा। ये बड़ी गड़बड़ बात है। इसलिए मुक्तावटी ले सकते हैं, मधुनाशिनी मधुग्रिट ले सकते हैं गर्भावस्था में भी, ये सेफ है। ये हमने हजारों माँ बहन बेटियों पर प्रयोग किया है। थायराइड की प्रॉब्लम होने पर थायरोग्रिट और धनिया का पानी और ये पॉइंट दबा सकते हैं। ये बहुत अनुभव की बात है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। हार्मोनल इम्बैलेंस होने पर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर सकते हैं, मेधावटी ले सकते हैं। नींद में ना आए तो बादाम रोगन नाक में डाला, मेधावटी ले ली, अनुलोम विलोम किया और सोते समय हरिनाम जप किया, तो निद्रा की समस्या नहीं रहेगी। कई बार उस समय कोलेस्ट्रोल आदि बढ़ जाता है, तो फिर कोलेस्ट्रोल आदि बढ़ने पर एक तो लौकी का जूस पी सकते हैं जो पूरी तरह से निर्दोष है। हाँ, ये कुछ बातें। बुखार होने पर पैरासीटामोल, क्रोसिन भी लेते हैं, तो वो माँ और बच्चे की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव करती है। इसलिए उस समय महासुदर्शन घनवटी खाने के बाद, या अभी तो हमने बहुत उसका एडवांस वर्जन बना दिया है, फिवोग्रिट आदि ले सकते हैं। टाइफाइड आदि में हो जाए तो टाइफोग्रिट आदि लें। तो प्रेगनेंसी के दौरान सिंथेटिक दवाइयाँ नहीं ली जाती। विटामिन डी की कमी है तो थोड़ा धूप में बैठने, B12 की कमी है तो मोरिंगा आदि का सेवन करें। तो जो नैसर्गिक उपाय बताते हैं, कैल्शियम की कमी है तो मुक्ता पिष्टी लें, आयरन की कमी है तो अनार गाजर चुकंदर का जूस पिए, ओमेगा की कमी है तो फ्लैक्सीड भिगो करके खाएं। गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए प्रेगनेंसी में, पपीता और कोई भी गर्म चीज़ आदि, वो उससे जो है आपका दिक्कत हो सकती है, संभावना बनती है गर्भपात आदि की। तो ये इन चीज़ों से बचे। और ऐसे ही और महत्वपूर्ण बात तो स्वामी जी ये है कि खुश रहें, उनकी कमी जैसे मैंने और बताया, इसमें पति का बहुत बड़ा योगदान है। खुश रहें, अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छी चीजें देखें, अच्छी संगति में रहें और हर रोज सुबह हमारे साथ योग की इस कक्षा में जरूर जुड़े। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और मातृशक्ति से मातृभूमि की वंदना हो और ये पूरी धरती माता गौरवान्वित तो ऐसी प्रार्थना करते हैं। बोले भारत माता की जय।